नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो हम दोस्तों ब्राह्म चिन्ह हमने टॉपिक कवर करा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। वो आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 1 से लेके 100 क्वेश्चन करा के चलेंगे, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास हम शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं, वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो आप वीडियो के स्किप कर देते हो, थोड़ा थोड़ा देखते हो। अरे भाई पूरा देखिए तभी आप सीख पाओगे। अगर आप पढ़ने के मकसद से आए तो पूरी क्लास को कंप्लीट पढ़ोगे, देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लास की नोटिफिकेशन आपके टाइम से पहुंच जाए। और सारी क्लासें हमारी चैनल के प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो जा करके जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वाला जो फोल्डर है उसमें जा करके 2 फोल्डर मिल जाएंगे, हिंदी अभ्यास प्रश्न और हिंदी व्याकरण। तो उसमें व्याकरण पढ़ सकते हो, अभ्यास प्रश्न उसमें पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अब यहाँ कह रहा है मुझे बाहर जाना है, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है? तो इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, लाघव चिन्ह नहीं है, अल्प विराम नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए प्रश्नवाचक कहते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा, अधोरेख चिन्ह कहते हैं, कोष्टक तो नहीं कहेंगे, तृतीयक चिन्ह नहीं कहेंगे, अधोरेख चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब कोई जैसे मुझे कुछ दिखाना है ना, किसी वाक्य दिखाना, तो इसमें लाइन खींच दूंगा तो उसे अधोरेख चिन्ह कहेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरोक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 समानार्थी शब्दों की पुनरोक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम का नहीं, इस पर तो ठहराव के लिए है। अर्धविराम ये ज़्यादा ठहराव के लिए। योजक चिन्ह कोष्टक तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा है? योजक चिन्ह या चिन्ह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ना निर्देशक चिन्ह है, ना योजक विराम चिन्ह है, ना अल्प विराम है। तो ऑप्शन कौन सा है? अब ये कौन सा है? अर्धविराम कौन सा होता है? तो ये होता है। ये आप चिन्ह को ध्यान रख लेंगे। अल्प विराम क्या होता है? एक कोमा होता है। योजक विराम, ठीक है, ये डैश, छोटा डैश होता है। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देशक चिन्ह ये होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है, विराम चिन्ह नहीं, संयोजक चिन्ह नहीं, लाघव चिन्ह नहीं, तुल्यता सूचक, ये तो तुलना करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं, तो ये बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन उसमें नहीं पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। ये दूर से बहुत दूर आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे भी अल्प विराम का विराम का चिन्ह हुआ है, पूर्ण विराम का, तो ये भी बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर गलत होगा क्योंकि नहीं में जवाब देना है। ठीक, दूसरा, सुनो 2 बार हम यहाँ पर क्या लगा रखा है? ये जो विराम चिन्ह लगा है ये बिल्कुल क्या है? गलत है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। गलत ही पूछा है। ठीक है, इसमें भी कोमा का प्रयोग सही हुआ है अल्प विराम का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये जो चिन्ह दिया है, चिन्ह देख सकते हो, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये इसमें भी जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो किसमें है? तो देख सकते हैं, विवरण चिन्ह नहीं है, तुल्यता तो नहीं होगा, तुल्यता तो ये होता है, लाघव चिन्ह तो ये होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये संयोजक चिन्ह, इसको हम कहते हैं संयोजक चिन्ह डैश। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो देखेंगे, जब जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, तो पूर्ण विराम का प्रयोग, जब बात खत्म हो जाती है तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कह रहा है किसी की
कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव, लोप और रेखांकन का प्रयोग नहीं किया जाए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका इकेरा, विशेष बल देने के लिए इकेरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो बीच में इधर से कोमा लगते हैं तो इकेरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। 11वां, इसमें कह रहा है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यही होता है। ये अल्पविराम है, यह आश्चर्यचकित चिन्ह है, विस्मयार्थ चिन्ह, और ये है अर्धविराम। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये भी सेम रिपीट हो गया, यही है ऑप्शन ये, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, नृत्य में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। निर्देशक चिन्ह होता है, ये जो डैश होता है यही हमारा निर्देशक चिन्ह होता है। तो ये आपको ऑप्शन किस में दिख रहा है? डी में। अब इन सब के बारे में जान लीजिए। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, तो आंसर में तो नहीं होगा। और ये हमारा अल्पविराम है। क्या है? अल्पविराम। ठीक है, चिन्ह ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये सारे इसलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए। ये है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये है निर्देशक चिन्ह, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? यहाँ पर नहीं, नेगेटिव विराम चिन्ह का प्रकार। देखिए, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो भी विराम चिन्ह का प्रकार है, लाघव चिन्ह ये भी विराम चिन्ह का प्रकार है, ये नहीं है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन और विवरण चिन्ह भी हमारा विराम चिन्ह का प्रकार से, लेकिन आंसर नहीं में पूछा तो ये नहीं होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाए? उपदेशक, ये कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विराम चिन्ह में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार, यहाँ पर तार है, तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग, तार टूटे वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम कौन सा है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अल्प विराम नहीं होगा, लेकिन अल्प विराम होता क्या है? ये कॉमा होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा योजक चिन्ह ये होता है। ठीक, बताइए जल्दी फटाफट, योजक चिन्ह कौन सा होता है? आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि योजक चिन्ह बताइए, तो इस डैश को हम योजक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? तो उद्धरण चिन्ह होता है आपका जैसे ये है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ध्यान रखना। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है? पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल को बिल्कुल क्लियर समझ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह यही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए ये चिन्ह कौन सा है? ये तो ये है पाद बिंदु। ये क्या है? पाद बिंदु, पाद बिंदु। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है अर्धविराम, अर्धविराम। ये चिन्ह कौन सा? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये सारे में क्लियर करा दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन कौन सा है? ये है अल्पविराम, अल्पविराम। अब आपसे पूछा है कि अल्पविराम चिन्ह कौन सा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ये जो चिन्ह है प्लस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये जो चिन्ह होता है वो लोप सूचक चिन्ह होता है, लोप सूचक। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, ये लोप सूचक। लेकिन अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? अगर मान लो किसी अध्याय को समाप्त कर रहे हैं तो डैश 0 ये करते हैं। ठीक है, किसी मान लो कोई पाठ है उसको समाप्त करते हैं तो उसके अंत में ही लगा देते हैं। अगर किसी किताब को समाप्त कर रहे हैं तो 3 योजक चिन्ह लगा दें, डैश लगा दें। तो हमारा क्या हो जाएगा?
ये चैप्टर यानी किताब समाप्त हो चुकी है और इससे अध्याय समाप्त हो चुका है। तो ये हमारे समाप्ति सूचक हैं, ठीक है। अब ये है स्थान सूचक चिन्ह क्या होता है। तो स्थान सूचक चिन्ह के लिए आप देखोगे इसमें जो हमारा पाद बिंदु है वही स्थान सूचक होता है, क्योंकि वो स्थान को दर्शाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक। तो ये है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक क्या होता है, जैसे या तो स्टार होगा या फिर कह सकते हैं कि 2 प्लस प्लस की होंगी या कोई अंक होगा जैसे 2, तो ये हमारा टीका सूचक चिन्ह होगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि ये चिन्ह क्या है, तो ये हमारा लोभ सूचक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति होती है, जैसे मान लो मैंने बताया तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम क्या करें, धरा, तो यही योजक चिन्ह जो होगा हमारा इसकी होती है, इसे हम निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या डैश कहते हैं या संयोजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब ये क्या है, अल्पविराम, तो ये कॉमा है, ठीक है। अर्धविराम, एक बिंदी एक कॉमा, कोष्टक आप जानते हो, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। इस तरह से बनता है, ठीक। तो इस तरह से आपने सारी समझ ली, ठीक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, योजक चिन्ह जो ये होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो यही पूर्ण विराम हमारा, ये जो एक बन रहा है यही हमारा पूर्ण विराम है, ठीक है। इसे हम कहेंगे पूर्ण विराम, ठीक है। तो आंसर तो हमारा ए हो गया, लेकिन इन सब के बारे में देख लेते हैं। इसको बोलेंगे योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह या डैश, निर्देश योजक चिन्ह। इसको बोलेंगे अर्धविराम, अर्धविराम। इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कह रहा है, ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा हो। जहाँ एकदम आश्चर्य बात हो रही तो आश्चर्यचकित चिन्ह होगा, या विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होगा तो वो हमारा ऑप्शन ए में है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका योजक चिन्ह, ये अल्पविराम चिन्ह, ठीक है। मैंने काफ़ी बता दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 21। हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से आश्चर्य हो रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो यहाँ पे भी आंसर जो हो जाएगा इसका विस्मयबोधक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई आश्चर्य बात होती है या किसी से प्रे करते हैं तो इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्रिया नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो कोई चिन्ह ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर अरे वाह रिक्त चिन्ह है ही कहाँ, तो इसके बीच में रिक्त चिन्ह होगा, अरे वाह। तो इसमें जो चिन्ह होगा वो विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि एकदम अचानक बात हो रही है। तो अर्धविराम का नहीं होगा, अर्धविराम ये होता है आपका, ठीक है। दोहरा अवतरण ये होता है, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, तो इनका प्रयोग नहीं होगा, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। आंसर हमारा होगा विस्मय, अचानक बात हो रही तो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन 23 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह हमारा ये है सी, ठीक है। ये पाद बिंदु है, ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, बताइए फटाफट, ठीक है। तो अब इसमें तुम मुझे खून दो, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। दोहरा अवतरण चिन्ह बोल सकते हैं, उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह नहीं होगा, पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है, अल्प विराम ये होता है और प्रश्नवाचक ये होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा ये लग जाता है, ठीक। दोहरा इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा उद्धरण है ये, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसको समझते हैं।
देखते हैं, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वाक्य जब समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह ही कर प्रयोग। ये अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है, ये योजक चिन्ह है और ये उद्धरण चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? पूर्ण विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम अब एक की जगह पर पूर्ण विराम है, ये है हमारा ऑप्शन है, ठीक। ये योजक चिन्ह है, ये अर्धविराम, ये प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 27, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, नहीं, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग होता है। जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया, नहीं, वहाँ प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, बिल्कुल, वेरी गुड, यही आंसर है हमारा। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखना है। जो कहावत है किसी को, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसमें हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? बताइए। अब यहाँ पर आपको काफ़ी प्रश्न दिए हैं, इसको देख सकते हो। तो अल्प विराम नहीं, लोप विराम नहीं, त्रुटि विराम, क्या होगा? त्रुटि विराम होगा, तो यही है, हंस पद त्रुटि विराम का है। त्रुटि विराम ये है, इस तरह से यहाँ पर त्रुटि हो जाती तो उसको लगा करके वहाँ पर त्रुटि लिख देते, तो पूर्ण विराम नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रुटि विराम, ठीक। अगला क्वेश्चन है 29, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए देखते हो कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं है। पिता ने पुत्र से, अब यहाँ पर पुत्र से यहाँ पर कोमा लगा रही, ये भी गलत हो गया है ना। कोमा जो लगाया है अल्प विराम गलत लगाया है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पिता ने पुत्र से कहा, ये एक तरह से योजक चिन्ह हो गया, ठीक है, निर्देशित करने के लिए। यहाँ पर देर हो रही है, कब आओगे? ठीक, तो इस तरह से कब प्रश्नवाचक भी लगाए, और इतनी बात जो है योग ज्यों का त्यों लिखिए, तो इसमें उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, और डी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 30, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किया जाता है चिन्ह का प्रयोग, यानी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो यह क्या कह रहा है? जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, यानी ये जो अल्प विराम होता है इससे थोड़ा सा कम ठहराव होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं हम अर्धविराम। तो हमारा आंसर आ जाएगा अर्धविराम, ठीक है। अल्प विराम से अधिक ठहराव जो होता है वो अर्धविराम में होता है। संक्षेप नहीं होगा, कोष्टक नहीं होगा, विस्मयादि नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो ये आप है दोस्तों, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब हर्ष शोक घृणा आश्चर्य की बात होगी तो वहाँ पर विस्मय या बोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन हमारे सी में है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाएगा? विस्मय या बोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम का नहीं किया जाएगा, लेकिन बता देता हूँ अल्प विराम हमारा कौन सा होता है? ये कॉमा होता है। विवरण चिन्ह क्या होता है? अब आपसे पूछा जाए कि विवरण चिन्ह बताइए, तो जल्दी से बताओ विवरण चिन्ह, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी प्रश्न करा दिए हैं, वो आपने देख भी लिए होंगे। नहीं, चलिए मैं बताइए, तो इसको कहते हैं विवरण चिन्ह, ठीक है। अर्धविराम ये होता है, ठीक है, एक बिंदु और एक कोमा। अर्धविराम का अगर परिभाषा क्या है आपसे पूछा है, तो अर्धविराम दोस्तों अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव होता है, ठीक, यानी पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक, तो उसे हम कहते हैं अर्धविराम, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कह रहा है
मोहन आज घूमने जाएगा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा। तो इस जाएगा पूर्ण, ये जो चिन्ह लगा हुआ है वो उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। तो ऑप्शन हमारे इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी में। अल्प विराम जानते ही हैं, ये कॉमा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते ही हो, वो अर्ध विराम आप जानते हो, एक बिंदु कॉमा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं है? देखिए पूर्ण विराम बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, पूर्ण नहीं में आंसर पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अल्प विराम ये भी कॉमा लगाओ, ये भी सुमेलित है, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। योजक चिन्ह ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है, और उधर चिन्ह ये भी सही था, लेकिन हमारा आंसर यही होगा, नहीं में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 34। काक पद का उपयोग कब होता है? तो यहाँ पूछा गया है काक पद का उपयोग कब होता है। तो वाक्य के बीच में विराम लेने पर नहीं, बार बार एक ही बात के लिए बिल्कुल नहीं, शोक प्रकट करने के लिए ये भी नहीं है, छूटे हुए अंश के लिए। तो छूटे हुए अंश के लिए हम काक पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। और मैंने आपको ये सारी क्लासें करा दी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जल्दी से बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। विस्मय बौद्धिक मनोविकार सूचक शब्दों के लिए, जैसे हर्ष है, ठीक है, दुख है, शोक है, उनके लिए हम मनोविकार किसका विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो कि इस तरह से होता है। विराम चिन्ह के नीचे एक बिंदु होता है। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में बता देता हूँ, ये होता है। ठीक है, पर ये होगा नहीं आंसर। अल्प विराम ये होता है, और अर्धविराम एक बिंदु और एक कॉमा होता है। ठीक, तो विस्मय बौद्धिक चिन्ह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पाद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो उस पर जो विराम चिन्ह लगाया जाता है हंस पद, ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, इस तरह से उल्टा कैप जो होता है वो हंस पद लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्धविराम चिन्ह का मैंने बता ही दिया है। अर्धविराम ये होता है अपूर्ण सूचक विराम, अल्प विराम का मत पता ही है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण सूचक विराम कौन सा होता है, तो अपूर्ण सूचक विराम होता है एक्स एक्स एक्स। ठीक, इस तरह से अपूर्ण सूचक विराम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ छूट जाता है उसके लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। चलिए करते हैं सुमेलित। अल्प विराम, अल्प विराम ये, अब यहाँ पर अल्प विराम जो है वो इससे सुमेलित हो जाएगा आ से, विस्मय बोध हो जाएगा ई से, अर्ध विराम हो जाएगा आपका अर्ध विराम आ से, और निर्देशक चिन्ह हो जाएगा ई से। तो अब आप देख सकते हैं पहले से आ होगा, पहले से बड़ा आ इसमें है, तो ऑप्शन बी हो जाए आ, दूसरे से बड़ी ई, तीसरे से छोटा आ, चौथे से छोटी ई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 38। इसमें क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। इनमें अर्धविराम का सूचक कौन सा है? ये रहा, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन है। ठीक, एक बिंदु और एक नीचे कॉमा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो विसंगति आपको बतानी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख है,
ये गलत है, लेकिन ये विसंगति है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बिल्कुल सही है। तो लेकिन आंसर नहीं होगा। आप कानपुर से कब आए, ये भी बिल्कुल सही है। कब कब आया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। राम श्याम यहाँ पर कम कमल, लेकिन आंसर हमारा ये हो जाए, इसमें विसंगति है ऑप्शन ए। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये यहाँ पर जो लगा दिया है उद्धरण चिन्ह लगा दिया, ये इसलिए गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 40। इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपका ये है ऑप्शन बी में, ये है अल्पविराम का अल्पविराम, ये है आश्चर्य चिन्ह, ये विस्मयार्थ चिन्ह, ये अर्धविराम हो गया, और ये उद्धरण चिन्ह। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में अर्धविराम का अर्थ क्या है? अर्धविराम का अर्थ कह लो या चिन्ह कह लो, तो यही है हमारा। ठीक, तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? क्षण भर ठहराव के लिए, तो क्षण भर थोड़ा सा ठहराव के लिए तो अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम होता है कॉमा। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग थोड़ा सा अधिक ठहराव के लिए होता है, और पूर्ण विराम का बिल्कुल रुकना, बात खत्म हो जाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 43, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो देखेंगे पूर्ण विराम का हो जाता है, तो ये नहीं होगा। अल्पविराम का भी हो जाता है, प्रश्नवाचक का चलिए देखते हैं। तो हम ये देखेंगे, और से पहले पूर्ण विराम का होता है, नहीं होता, अल्पविराम का नहीं होता, प्रश्नवाचक का नहीं होता, ये सभी, तो यही आंसर होगा। ना इसका होता, ना इसका होता, ना इसका ना होता, ना इसका, तो सभी का ठीक है नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा? तो विस्मय बोधक चिन्ह हमारा डी है। ये योजक चिन्ह है, ये अल्पविराम है, और ये निर्देशक, ये हमारा कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है, विवरण दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, विवरण चिन्ह इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45, अर्धविराम चिन्ह का रूप कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह का रूप हमारा ये ऑप्शन सी, ये नहीं होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अब ये चिन्ह कौन सा है, इसके बारे में बताइए। मैंने आपको काफ़ी चिन्ह बता दिए हैं, इसको बताइए। इसे अपूर्ण विराम चिन्ह कह सकते हैं या उपविराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं उपविराम चिन्ह, और इसको विवरण चिन्ह, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, इसको ठीक, लेकिन ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अर्धविराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या है? कोष्ठक विराम चिन्ह क्या है? तो हमारा अर्धविराम है, जो ऑप्शन में दे रखा बी में। निर्देशक चिन्ह ये है, योजना विराम तो कोई होता नहीं, अल्प विराम चिन्ह ये है अल्पविराम। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? अर्धविराम पूछा है, ये वाला चिन्ह है अर्धविराम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो ना पूर्ण विराम का होता है, ना अल्पविराम का होता है, ना प्रश्नवाचक का होता है, ये सभी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये चिन्ह कौन सा है? तो इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, या इसको संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह। ठीक है, या लाघव चिन्ह, या इसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, लेकिन इसमें त्रुटिपूरक शब्द पूछा है तो हमारा ये हो जाएगा हंसपद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा 49, इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह तो यही है सी, ठीक है। ये पूर्ण विराम है, आंसर नहीं होगा। ये अल्प विराम, ये उद्धरण चिन्ह, तो हमारा ऑप्शन सी ये हो जाएगा, योजक चिन्ह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? विरामादि चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो ये हम देखेंगे। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को, ये सारे चिन्ह गलत लगे। क्रोध, जब हम थोड़ा रोक रहे हैं तो वहाँ पर अल्पविराम लगना चाहिए, जहाँ पर अल्पविराम लगा दिया, यहाँ ये लगा दी, तो ये नहीं होगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रोध यहाँ पूर्ण विराम लगा, ये बिल्कुल गलत है, तो बात समाप्त हो जाती है ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 51, इसमें क्या कह रहा है? हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्यों को पूरा करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। संकेत देने के लिए, ये अगला अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये भी गलत है। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब कोई लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है उसका संकेत है ये, ठीक है। हंसपद कौन सा चिन्ह है? ये है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 52, अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह ये है, ठीक। ऑप्शन ए, ये अल्प विराम है, यह विस्मय बोधक है, और ये पूर्ण विराम है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखेंगे अब, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद किस विराम का एक और विराम है? तो त्रुटि विराम का एक और विराम है, पूर्ण विराम का नहीं है। पूर्ण विराम तो ये है, अल्प विराम ये है, लोप विराम ये है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा जब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा जो प्रश्न है 54, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध छाट रहा है आपको, ठीक है। चलिए देखेंगे। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा दिया, बिल्कुल गलत लगाया है। पिता ने पुत्र से का, अब पुत्र से का, अब पुत्र से लगातार पढ़ रहा हूँ, रुकना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। पिता ने पुत्र से कहा, बिल्कुल अल्पविराम लगाया, देर हो रही है कब आओगे? वेरी गुड, ये बिल्कुल करेक्ट है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब यहाँ पर कब के लिए प्रश्नवाचक इसलिए सही है, यहाँ पर कब लगाया पर यहाँ पूर्ण विराम, इसलिए बिल्कुल गलत हुआ। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ पर क्या होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। विस्मय भौतिक चिन्ह जब आश्चर्य क्रोध इनके लिए होता है, ठीक है, शोक इनके लिए, संक्षेप के लिए क्या होता है? तो संक्षेप के लिए होता है ये वाला, ठीक। कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक। तो हमारा लेकिन आंसर हमारा कौन सा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए अर्धविराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 56, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ष शोक के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्प विराम का थोड़ा ठहराव के लिए किया जाता है। बेवर चिन्ह है किसी हेडिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम का तो अल्प विराम से अधिक ठहराव और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए किया जाता है। लेकिन आंसर है विस्मय बोधक चिन्ह, हर्ष शोक घृणा के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 57, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। तो यही हमारा आंसर हो गया। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, वैसे निर्देशक चिन्ह भी होता है, ठीक है, लेकिन दोनों दे दिए। चलिए वो ने थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक।
चलिए, तो ये नहीं होगा। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह आप जानते हो, ये वाला चिन्ह होता है विवरण चिन्ह। अपूर्ण विराम इस तरह से एक्स एक्स हो, ठीक है। तो लेकिन आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह ये हमारा ऑप्शन सी में है। ये पाद बिंदु है, ये अर्धविराम है और ये पूर्ण विराम है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अल्प विराम कौन सा है? तो ये कॉमा है, विस्मय बोधक चिन्ह ई से, अर्धविराम का चिन्ह आ से, और निर्देशक चिन्ह हमारा, निर्देशक चिन्ह का हमने यहाँ पर डैश यहाँ पर लगा नहीं पाया, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से कौन सा है? आ, पहले से आ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा? आकाश पाताल, इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है? तो ये हमारा योजक चिन्ह, कौन सा है? योजक चिन्ह, ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्मय बोधक चिन्ह ये होता है, अल्प विराम ये होता है, ठीक है, और उद्धरण चिन्ह ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या कह रहा है इसको देखेंगे। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह होता है, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, अगला हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह हमारा ऑप्शन सी में है। इसे पाद बिंदु कहते हैं, आंसर नहीं होगा। इसे अर्धविराम कहते हैं, ये भी नहीं होगा आंसर। इसे पूर्ण विराम कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया? तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया था। मनोविकार जैसे दुख, शोक, घृणा, हर्ष, उसके लिए, ठीक है। अर्धविराम कॉमा का नहीं होगा, ये थोड़े ठहराव के लिए, प्रश्नवाचक क्यों, कब, कैसे आता तब के लिए। अल्प विराम ये कॉमा ये होगा, ठीक है। ये अर्धविराम है, यहाँ पर एक बिंदु होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 64, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो हंस पद का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 65, विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वर, बिछुड़ना, चलना, ये नहीं होगा, ठीक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया, चीनी, अरबी, फारसी से, फ्रेंच से नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो संख्या 20 है, 18, 6, 17 नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 68, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह हमारा यही है, ऑप्शन ए में। ये उद्धरण चिन्ह है, ये भी उद्धरण चिन्ह है, ये गहरा उद्धरण चिन्ह है, ये दोहरा है, और ये अर्धविराम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्प विराम जो कॉमा होता है उसे ही अल्प विराम कहते हैं। 69 में, आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो भाई इसमें अल्प विराम लगेगा इन तीनों के बीच में, आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव, तो तीनों में अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 70वां, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम कौन सा होगा? ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट। अरे भाई कॉमा होगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर आनंद घर आया, कॉमा लग गया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक है, तो इसमें कॉमा लगेगा, अल्पविराम लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा अर्धविराम है, ये कौन सा है? अर्धविराम। ये चिन्ह कौन सा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक।
ये चिन्ह कौन सा है? पाद बिंदु, पाद बिंदु या विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्ग संस्कृत में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका अल्प विराम हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज सवाल है सवाल नंबर 71। इसमें क्या कह रहा है? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो विराम चिन्ह जो लगना चाहिए वो है अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया किंतु परंतु से पहले अल्प विराम लगना चाहिए। यहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना चाहिए। मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला, यानी यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये विषय में बहुत चिन्ह ये नहीं लगेगा, ये आपका पाद बिंदु है और ये प्रश्नवाचक है, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अल्प विराम है वो इसमें लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 72। इसमें क्या कह रहा है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए इसमें जो है, इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कौन सा है? अर्ध विराम है। ये जो अल्प विराम से अधिक ठहराव के लिए प्रयोग किया जाता है इसे हम कहेंगे अर्ध विराम, ठीक है। ऑप्शन ए में, सी में है इसे पाद बिंदु कहेंगे, पाद बिंदु। संस्कृत में इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसे विषम या बोध कहते हैं, ठीक है। विषम या बोध चिन्ह या हम आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया, लेकिन ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेके चलते हैं 73। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संख्या हैं तो उनके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे भी जब एक ही प्रकार की कई संख्या आ रही हैं तो उनके बीच में जैसे राम कोमा श्याम कोमा घनश्याम, यानी तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये निर्देशक चिन्ह है, ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह है, ये नहीं होगा, और ये अर्धविराम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 74। इसमें क्या करें इसको देखते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी छंदों में एक चरण की समाप्ति पर, जैसे एक चरण हो गया तो वहाँ पर कोमा लगाते हैं, तब दूसरा चरण करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अल्प विराम, कोमा को अल्प विराम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, इसे अर्धविराम कहते हैं, इसे पाद बिंदु, और ये उद्धरण चिन्ह, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। इसमें क्या कह रहा है? 75 को हम देखेंगे। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कौन सा है? रामू जो अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ा रुकने के लिए कोमा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अर्धविराम, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह ये नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 76। इसमें क्या कह रहा है? जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ, तो जाना है तो के बाद में एक अल्पविराम लग जाएगा, ठीक है, यानी कोमा लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अल्पविराम का चिन्ह लगेगा। अर्धविराम, विवरण और लाघव चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पविराम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 77। इसमें क्या कह रहा है? माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शन माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा, यहाँ पर मेरा के बाद में माँ मेरा कल्याण करो, तो यहाँ अल्प विराम लग जाएगा। यानी अल्प विराम के ज़्यादातर जो हमारे जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं अल्प विराम के, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो तब वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम कौन सा होता है? ये, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अल्पविराम नहीं होगा, संकेतक चिन्ह नहीं होगा, लाघव चिन्ह नहीं होगा, कौन सा होगा? अर्धविराम। ये वाला जो चिन्ह है वो अर्धविराम का है, तो इसका प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 79। इसमें क्या कह रहा है? मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब आप ये कह रहे हो कि उपविराम चिन्ह कौन सा होता है। अब उपविराम चिन्ह को जानने के लिए आपको पुरानी क्लास देखनी चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, किसी भी क्लास को देखते नहीं हो। उपविराम होता है ये क्या होता है, दो जो बिंदु होते हैं उसे उपविराम कहते हैं, पाद बिंदु या उपविराम कहते हैं, ठीक है। उपविराम हमारा ये हो गया। अर्धविराम कौन सा होता है, अर्धविराम ये होता है। और योजक चिन्ह कौन सा, ये होता है कोष्टक, इस छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक, ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम करके चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या कह रहा है, कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो कर्णवाचक में जो कर्णवाचक क्रिया जो विशेषण है उसमें हमेशा अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, यानी एक बिंदु और एक कॉमा, इसका प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विवरण चिन्ह आपका ये होता है, ठीक, उपविराम ये होता है और ये उद्धरण चिन्ह ये होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। पूर्ण विराम, ये एक नहीं है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है। तो पूर्ण विराम का देखिए मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, ये है पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए हाँ, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का वाक्य के प्रारंभ में नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वाक्य के अंत में इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। वाक्य के मध्य में इनमें से, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब कोई भी वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है, अंतिम चरण उसका खत्म हो जाता है, तब जाकर के हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। वाक्य के अंत में किया जाता है लेकिन उसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा पूछ रहा है कहानी उपन्यास लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी गलत है। छंद के चरणों की समाप्ति पर इसमें भी किया जाता है, लेकिन ये गलत लिख रहा है। पर अब नहीं में जवाब देना है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 83। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 83। इसमें क्या कह रहा है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, तो पूर्ण विराम का होगा प्रश्नवाचक। यहाँ पर देख सकते हो तुम कब आ गया, तुम कब आओगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कोष्टक उपविराम, पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण विराम का ये होता है, उपविराम का ये होता है, कोष्टक ये होती है, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट, तो ये इस तरह से होता है। लेकिन इसमें कब आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा इसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 84। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा, अचानक हर्ष की बात है, खुशी की बात है, तो यहाँ पर विस्मयाद चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चिन्ह इस तरह से पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु होता है, तो वो विस्मयाद चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते हैं, उपविराम चिन्ह आप लोग जानते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह को आप लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मयाद बोधक चिन्ह, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 85। यहाँ पर देखते हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, तो इसे, ये कोमा दोनों तरफ लगा हुआ है, डबल कोमा, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह जैसे इधर और इधर, ये हमारा उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टीका सूचक कौन सा होता है, जैसे स्टार है, प्लस प्लस है, या संख्या है 2, तो ये टीका सूचक होता है। पुनरुक्ति सूचक कौन सा होता है, पुनरुक्ति सूचक मैंने आपको बताया था, ये उल्टा को जो कोमा होता है, उल्टा इस तरह से उल्टा कोमा लगते हैं, उनको हम बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। तो इस तरह से। लेकिन सवाल नंबर 86, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो संयोजक चिन्ह को हम निर्देशक चिन्ह, डैश या समासिक चिन्ह के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो कोष्टक इनमें से कोई नहीं, और अवतरण चिन्ह ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बड़ा कोष्टक, तो ठीक है, बी हो जाएगा। बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को दिखाने के लिए हम बड़ा कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला हम जो प्रश्न देखेंगे
सवाल नंबर 88, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए, विवरण जिसमें जो हेडिंग डाली जाती है ये होता है हमारा विवरण चिन्ह, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है, अर्धविराम ये होता है, और ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं होंगे। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 89, पुनरुक्ति एवं लाघव, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह, तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 89, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो दोस्तों, लाघव चिन्ह आपको इसमें दिखाई दे रहा है और पुनरुक्ति चिन्ह इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ना ये होगा, ना ये होगा, और ना ही ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। इसमें देखेंगे, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिव्यक्त किया है? तो पाद चिन्ह को रेखा के नाम से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, तो पाद चिन्ह जो है उसे रेखा के नाम से हम अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है सवाल नंबर 91, हंसपद किस विराम का एक और नाम है? तो हंसपद जो है वो त्रुटि विराम का एक और नाम है। हंसपद का चिन्ह इस तरह से होता है, जब कोई त्रुटि होती है तो वहाँ पर ये लगा करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम त्रुटि विराम का एक नाम है दूसरा। ठीक है, हंसपद। चलिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 92, इसको देखते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्यता सूचक चिन्ह जो हमारा होता है वो बराबर होता है। ये हमारा बराबर को ही हम तुल्यता सूचक कहते हैं, तुलना करना। ठीक है, इसलिए हम ये होगा, ये हंसपद है, ये लाघव चिन्ह है, और ये बड़ा ब्रैकेट है, कोष्ठक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 93, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु की अगर चिन्ह की पहचान की बात करें तो आप देख सकते हो कि पाद बिंदु जो डॉट होता है उसको हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ना तो ये हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है, ये हंसपद है, और ये है टी का सूचक। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। जहाँ ये बिंदु होता है उसे हम कहते हैं पाद बिंदु। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 94, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो ये जो चिन्ह है वो हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। जैसे अगर एक डैश और ओ 0 और ये इस तरह से अध्याय समाप्त करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है, और 3 डैश किताब समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हम समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ये हंसपद है और ये पाद बिंदु है। ठीक है, तो इस तरह से समझ लेंगे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर है हमारा 95, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो एक इसमें तो है ही है, लेकिन नहीं का पूछा है तो ये नहीं होगा। स्नेह, इसमें भी ए है। पैतृक, इसमें भी है। वैदिक है, तो वैसे सभी में वैदिक एक ठीक है, वैदिक। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैदिक ही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 96। इसमें क्या कह रहा है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग या संक्षिप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्पविराम, कोष्ठक, अर्धविराम का प्रयोग। अल्पविराम का कब होता है? जब थोड़ा सा ठहराव लिया जाए। कोष्ठक का जब कोई त्रुटि उसको उसमें उसका दूसरा नाम लिखने के लिए। ठीक है, अर्धविराम का अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा ठहराव के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 97, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य आपको ढूंढना है। छी, तुमने तो नाम ही ढो दे, छी। तो यहाँ पर क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। छी, तुमने तो नाम, ये यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए, उसमें बोलते ये भी गलत है। छी, ये सही है।
छी, क्योंकि ये छी के साथ ही हमारा एक विस्मयबोधक चिन्ह लगाया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों सवाल नंबर है 98। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो पहचानिए। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है तो सही, लेकिन गलत इसलिए गलत है क्योंकि हमें नहीं में ढूंढना है। ठीक, रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त दो अवयवों में, है ना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, वैसे यहाँ करते हैं तीनों लेकिन यहाँ पर नहीं करते हैं, इसलिए लेकिन आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं में पूछा है, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, नहीं के लिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 99। किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी कठिन शब्द है उसको हमें क्या करना है, सरल बनाना है ना। कठिन शब्द को अर्थ स्पष्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कोष्टक में उसको लिख देते हैं, तो हमारा कोष्टक हो जाएगा। ठीक, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ये जो हमें जो ब्रैकेट दिया है किस विराम चिन्ह का गोतक है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कोष्टक का गोतक है, तो कोष्टक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक चिन्ह का गोतक है, पुनरुक्ति सूचक नहीं होगा, विवरण नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने 1 से लेकर 100 तक जो है प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो जा करके देख सकती हो। ठीक है, पूरी वीडियो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों इससे पहले हमने विराम चिन्ह की पूरी तरह से संपूर्ण व्याख्या की है, उसमें लगभग 5 से 6 क्लास हैं, उनको जाके देख सकते हो। उसके बाद में इसे देखोगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि लाइक कमेंट शेयर कर, जब पढ़ाई करो लेकिन लास्ट में आप लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। ठीक है।